आइए इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है और आज हम आपकी मुलाकात करवाना जा रहे हैं एक बेहद खास मेहमान से। लेकिन उनसे मैं आपसे मुलाकात कर रहा हूँ उससे पहले उनकी कंपनी का परिचय आपको दे दिया जाए और उसके बाद हम उनसे करेंगे बात। तो कंपनी है एबिक्स कैश, जिसने हाल ही में अपने पब्लिक इशू के लिए अर्जी दी है सेबी को। 2002 अप्रैल में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी एबिक्स सॉफ्टवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। B2C और B2B दोनों ही स्पेस में फिनेंशियल टेक्नोलॉजी, साथ ही डिजिटल पेमेंट्स, इसके अलावा सर्विसेज, ये सारा कामकाज कंपनी करती है। और 4 खास वर्टिकल हैं कंपनी के जिनमें कंपनी काम करती है: पेमेंट सॉल्यूशंस, ट्रैवल, फिनेंशियल टेक्नोलॉजी और साथ ही BPO। इन चारों सेगमेंट में काम करती है जिनके बारे में हम विस्तार से बातचीत करेंगे। और न सिर्फ भारत में बल्कि कुल मिलाकर दुनिया भर में 75 देशों में कंपनी का कारोबार है। और एबिक्स कैश, जैसा कि आप नाम से जानते पहचानते हैं, ये है वो ब्रांड जो कंपनी ओन करती है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं कंपनी के चेयरमैन रॉबिन रैना साहब से, जो कि थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी पटियाला से अपनी ग्रेजुएशन कर चुके हैं। 1997 में आपने अमेरिका की एक नैस्डैक लिस्टेड कंपनी को ज्वाइन किया, एबिक्स INC। वहाँ पर VP प्रोफेशनल सर्विसेज के तौर पर आपने ज्वाइन किया और उसके बाद 99 में आप कंपनी के CEO बन गए और उसके बाद 2002 में एबिक्स कैश के आप चेयरमैन बने। फिलहाल एबिक्स कैश की आप चेयरमैन, CEO और प्रेसिडेंट ये सारी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। रॉबिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी बिजनेस के लिए समय देने के लिए। विशेष धन्यवाद इस बात का कि आप स्टूडियो में आकर इंटरव्यू दे रहे हैं। तो ये कोविड रेस्ट्रिक्शन खत्म होने के बाद आमने सामने मुलाकात हो रही है। थैंक यू अनिल जी। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाता हूँ आपको, यहाँ से अमेरिका, जहाँ से आप आए हैं। आमतौर पर ऐसे नहीं, जो लोग यहाँ से अमेरिका जाते हैं वो आना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपने वहाँ इतने साल काम करने के बाद वापस आने की सोची। वो सवाल मेरा बाद में। पहले तो ये कि वहाँ जाने का इरादा और एक नैस्डैक कंपनी की कमान संभालने का जो आपने इरादा बनाया, वो कैसे हुआ, कहाँ से आया? देखिए, एक बहुत लंबी स्टोरी है बट मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि मैं एक कंपनी में काम करता था, पर्टेक कंप्यूटर्स लिमिटेड, एक इंडिया की कंपनी थी। और उन्हीं के लिए मैं सिंगापुर में पहले काम किया, इंडिया में काम किया, फिर सिंगापुर में काम किया और फिर अमेरिका गया। और वहीं से एक अमेरिकन कंपनी थी, डेल्फा इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, उन्होंने मुझे एक ऑफ़र दिया और बोला कि एक आदमी थे हमारे मैक्स सीबोल्ट, जिनको मैंने पिछली ऑर्गेनाइजेशन में फायर करवाया था और बोला था अपने चेयरमैन को, और उनको उन्होंने हायर कर लिया डेल्फा ने। और उसने पहली चीज़ बोर्ड को बोली कि मुझे एक आदमी चाहिए, वो रॉबिन रैना है। अच्छा, तो ये जिसको आपने फायर करवाया वही? जी हाँ, उस प्रेस में काफ़ी स्टोरी की बात हुई है। सो वो एक लंबी स्टोरी मैं नहीं जाना चाहता था बट एंड में मैंने ज्वाइन कर लिया। तो वो डेल्फा इंफॉर्मेशन सिस्टम जो था वही आज इबिक्स है। ओके। तो डेल्फा इंफॉर्मेशन सिस्टम उस समय पे एक कंपनी थी जो पहले बहुत अच्छा काम करती थी मगर कभी प्रॉफिट नहीं कमाया था उसने 23 साल में। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो स्टॉक 31 सेंट का था और कंपनी ने $19 मिलियन के लॉसेस थे। सो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई उस कंपनी में, डेल्फा में, और उसका नाम मैंने इबिक्स 2000 में कर दिया। ओके। सो वहाँ से आपने फिर उसके बाद पूरी कंपनी की कमान अपने हाथ में संभाली जी। अच्छा, इबिक्स जो USA में नैस्डैक पे जो लिस्टेड कंपनी है और इबिक्स इंडिया, इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है? इबिक्स एक प्रमोटर है, इबिक्स इंक एक प्रमोटर है जिसने जो मेन सब कंपनी है, पेरेंट है, और इबिक्स कैश एक सब्सिडरी है उसकी। तो जो लिस्टेड कंपनी प्रमोटर है अमेरिका वाली, वो प्रमोटर है? जी हाँ। और मतलब तो आप जिस कंपनी का IPO यहाँ लेकर आ रहे हैं उसकी लिस्टेड कंपनी अमेरिका में है, वो प्रमोटर के तौर पर। अच्छा, और इस कंपनी जिसका IPO ला रहे हैं, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरह से? देखिए, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न तो अब DRHP में ही डिक्लेयर किया है हमने कि जो हम 6000 करोड़ रेज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस 6000 करोड़ के अलावा जितना भी बाकी है वो सब पेरेंट के पास रहेगा। ठीक बात है। अच्छा, अब सवाल यहाँ से ये कि आमतौर पर लोग जाते हैं बाहर, अच्छी जॉब करते हैं, कुछ लोग एंटरप्रेन्योर भी बनते हैं जैसे आप बने हैं, उसके बाद हिंदुस्तान आने का मन नहीं करता। नैस्डैक लिस्टेड है, बढ़िया कंपनी है, और वहाँ पे आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस भी बड़ी दमदार है, तगड़ी है, दुनिया भर में आपके बिजनेसेस हैं, फिर यहाँ क्यों वापस? देखिए, मैं हिंदुस्तानी हूँ दिल से, और अमेरिकन पासपोर्ट है बस हाथ में, मगर दिल से अभी भी हिंदुस्तानी हूँ। तो मैं हमेशा इंडिया आता था चैरिटी के कारण। मेरी एक फाउंडेशन मैंने एक बनाई थी 2003 में, रॉबिन रैना फाउंडेशन। तो रॉबिन रैना फाउंडेशन के स्कूल्स हैं पूरे इंडिया में, हज़ारों बच्चों की हम परवरिश करते हैं, ब्रेकफास्ट लंच मील्स करते हैं।
मैं दिल्ली में 6,000 घर बना रहा हूँ बवाना में। हिंदुस्तान का जो सेकंड लार्जेस्ट स्लम है धारावी के बाद, उसका नाम बवाना है। ओके। 1.5 लाख के करीब लोग उस स्लम में हैं। तो उस स्लम को मेरी कोशिश है कि वो वर्ड स्लम ना रहे उसके साथ। तो 30% जो वो एरिया है वो स्लम नहीं है। तो वो बवाना का एक प्रोजेक्ट मैंने सोचा कि मैं 6,000 घर अगर परमानेंट घर लीगल लैंड पे बना के दे दूं तो सबके पास घर हो जाएगा, तो ये स्लम ही वर्ड खत्म हो जाएगा और उसके अराउंड फिर हम मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स, ये सब कुछ बनाएंगे। तो उसी एक जर्नी के कारण मैं इंडिया आता था और तो बहुत अटैचमेंट थी इंडिया से, मेनली चैरिटी ग्राउंड्स पे, और बाकी बैकएंड यूनिट इंडिया में सेट करे थे। और फिर उस समय पे मोदी जी यूएस आए और उन्होंने मेक इन इंडिया की बात करनी शुरू की। जब उन्होंने मेक इन इंडिया की बात करनी शुरू की, सो मेरे दिल में, मैं इंडिया तो आ ही रहा था और बैकएंड यूनिट्स भी थे, मुझे लगा कि एक अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया के साथ और एसोसिएट करने की। मुझे लगा कि अगर हम इंडिया में ही एक कंपनी बनाएं जो एमएनसी बन के बाहर फैले, वो फाइनेंशियल फील्ड में या इंश्योरेंस के फील्ड में नहीं हुआ है आज तक। आज तक इंडिया में क्या हुआ है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी फील्ड में Correct. बहुत अच्छी कंपनीज बनी हैं, मगर वो मर्सनरी कंपनीज हैं, कंसल्टिंग कंपनीज हैं। किसी ने ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट की तरह एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं बनाई। Right. तो मुझे लगा कि अगर हम एक सॉफ्टवेयर फील्ड में एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाएं जिसको कि हम डिस्ट्रीब्यूशन में भी यूज़ करें, एक तो बैकएंड पे यूज़ करें और सामने B2C साइड में भी यूज़ करें और उसको पूरे दुनिया में लेके जाएं, तो वो एक ड्रीम मेरे दिमाग में आया। और मुझे दिखा कि इंडिया में उसमें फाइनेंस में इतना काम नहीं हुआ था, सब चीज़ साइलो में चल रही थी। तो मुझे लगा कि एक टाइम है जब मोदी जी बोल रहे थे यूपीआई के बारे में और डिजिटाइजेशन के बारे में, और ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं हिंदुस्तान में जो अभी अमेरिका में भी नहीं हो पाई हैं। तो मुझे लगा कि इसी अपॉर्चुनिटी पे अगर हम एसोसिएट हो जाएं तो हम एक पायनियर के तौर में के पार्टिसिपेट होके एक नई कोई चीज़ बना सकते हैं जो पूरी दुनिया में फैल जाए। और वहाँ से मेरी ईबिक्स कैश की इंडिया की जर्नी शुरू हुई। तो बेसिकली आपने 2002 में कंपनी तो बना ली इंडिया में, लेकिन असली बिजनेस 2014-15 से आपने जी प्रोग्रेस करना शुरू किया। जी। अब जो 4 अलग अलग वर्टिकल्स हैं, जैसे आपके बैकग्राउंड से मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि आप ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाले आदमी है ना, जी। वो आपका रुझान वो पूरा उस तरफ है। जी। सो 4 वर्टिकल्स में देख रहा था, तो उसमें सबसे पहले फिनेंशियल टेक्नोलॉजी। तो इबिक्स कैश फिनेंशियल टेक्नोलॉजी के मामले में क्या क्या काम करती है और कहाँ कहाँ काम करती है? देखिए, 75 देशों में हम काम करते हैं आज। तो हमारे कुछ एरियाज हैं फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में, जो एक लेंडिंग टेक्नोलॉजी है, वेल्थ और एसेट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है, हम इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, हम बस एक्सचेंज टेक्नोलॉजी में काम करते अच्छा। हैं। और अगर आप ये बिजनेसेस देखेंगे तो इन सब में हमने बैकएंड टेक्नोलॉजी का एक पोजीशन लिया है। अब एक सिंपल एग्जांपल बस एक्सचेंज का लीजिए कि बस एक्सचेंज टेक्नोलॉजी में एक कंपनी डिस्ट्रेस में थी बॉम्बे में, ट्राइमेक्स के नाम से, एनसीएलटी में थी। तो हमने वो कंपनी खरीद ली और आज वो कंपनी 30% से ऊपर का बिजनेस करती है, अच्छा इनकम ग्रोथ मार्जिन बनाती है, EBITDA मार्जिन, और उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है। मगर हमने अब क्या कर रहे हैं कि हम स्टेट्स रोडवेज कॉरपोरेशन को पूरी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं। ओके। कि जब आप जैसे टिकट आपको खरीदनी है तो वो पूरा एंड टू एंड प्रोसेस जो है स्मार्ट ई टिकटिंग का, वो हम ऑटोमेट कर लेते हैं। तो कोई भी टिकट बेचे, वो चाहे हमारा कॉम्पिटिटर हो, चाहे प्लेयर ए हो या बी हो या सी हो, तो वो टिकट तो बस से ही जानी है, उसी बस Correct. में जानी है। तो हर टिकट पे कुछ पैसा हमें मिल जाता है, मगर टेक्नोलॉजी सारी हमारी होती है। ओके। सो हम टेक्नोलॉजी बैकएंड में पोजीशन लेके फिनटेक में हम इन टेक्नोलॉजीज को बाहर के देशों में ले जाते जा रहे हैं। और आप देखेंगे अक्रॉस 6 कॉन्टिनेंट्स हमारे अब क्लाइंट्स हैं, मतलब सभी जगह हैं पूरी और दुनिया में। 75 देशों में हैं। 75। अच्छा, तो ये आपकी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हुआ। दूसरा एक और वर्टिकल है आपका जो पेमेंट सॉल्यूशंस का है, यानी, और ये भी एक बड़ी अपकमिंग डिजिटल चीज़ है जो हिंदुस्तान में बहुत तेज़ी से फैल रही है। तो इस स्पेस में इबिक्स कैश क्या क्या काम करती है? देखिए, पेमेंट सोल्यूशन में बहुत से एरियाज हैं, मगर 3 बड़े एरियाज हैं। एक तो जो पैसा रेमिटेंस है, पैसा इंडिया आना बाहर से और इंडिया से बाहर जाना, और डोमेस्टिक मनी रेमिटेंस जो इंडिया के अंदर पैसा घूमना। तो ये एक एरिया है रेमिटेंस का। दूसरा है फॉरेन एक्सचेंज का, कि फॉरेन एक्सचेंज करेंसी का जो फील्ड है
और तीसरा है कार्ड बिजनेस कि जो कार्ड्स में हम ऑपरेट करते हैं। ये 3 बड़े हैं। उसके अलावा भी बहुत हैं, बायोमेट्रिक्स, AEPS, POS डिवाइसेस, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस, बहुत से एरियाज हैं, मगर ये 3 मेन बड़े एरियाज हैं हमारे, जिनमें हमने काफ़ी अच्छा काम किया है, अपने फोकस पे रहे हैं। हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज थी, जैसे ई-वॉलेट की भी अपॉर्चुनिटी थी, मगर हमें नहीं लगा कि हम इसमें पैसा बना सकते हैं। तो हमने फोकस किया इन 3 बड़े एरियाज में, और इन 3 एरियाज में हमने बहुत अच्छा काम किया, अच्छा मार्केट शेयर एक्वायर किया, और काफ़ी गर्व से मैं बता सकता हूं आपको कि जो हमारी पोजीशन है बहुत स्ट्रांग है इन 3 एरियाज में। सो आई एम श्योर अभी जो एक से दूसरे देश में पेमेंट्स ट्रांसफ़र करने के लिहाज से, रेमिटेंसेस के लिहाज से, तो इबिक्स ऑलमोस्ट मार्केट लीडर तो हो गई। कितना मार्केट शेयर होगा अंदाज से आपका? देखिए, बहुत ज़्यादा बड़ा मार्केट शेयर है हमारा। तो देखिए, पैसा हिंदुस्तान में मेनली 3 बड़ी कंपनी से आता है। एक है वेस्टर्न यूनियन, राइट, एक है मनीग्राम, और तीसरा है रिया। तो इनमें से मनीग्राम के साथ तो हमारा एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप है। तो जो भी मनीग्राम करता है इंडिया में, जितने भी फ्रेंचाइजेस हैं, वो हमारे अंडरनीथ हैं। हमारे पास, टू गिव एक नंबर देता हूं आपको, कि एक तो हम डिजिटली काम करते हैं, हम फिजिटली भी करते हैं। हमारे पास 6.5 लाख एजेंट्स हैं आज की डेट में। 6.5 लाख? 6.5 लाख 5 कंट्रीज में मिला के 6.5 लाख एजेंट हैं। तो हमारा जो रेमिटेंस का काम जैसे है, तो वो रेमिटेंस के फील्ड में हम वेस्टर्न यूनियन का लगभग मोस्ट ऑफ द मनी, मैं परसेंटेज नहीं बोलना चाहता हूँ, समझिए, बिकॉज मैं अडेयर करना चाहता हूँ रूल्स को, रेगुलेटरी रूल्स को। तो बट हमारा बहुत लार्ज पोर्शन है वेस्टर्न यूनियन का। मनीग्राम तो पब्लिकली एक्सक्लूसिव डील है, हम ही हैं, और रिया का भी बहुत लार्ज शेयर है। तो हमारे पास एक जो एजेंट काउंट है, वो इतना बड़ा एजेंट काउंट है कि हमारी रीच हिंदुस्तान के हर कोने में है, कि आपने 5 मिनट पहले आपने बॉस्टन में किसी को $1000 भेजे, और 5 मिनट बाद वो किसी भी इबिक्स कैश काउंटर पे जाके अच्छा अपना पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। किसी विदिन 5 मिनट्स वर्चुअली किसी भी काउंट, अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं तो भी कोई परवाह नहीं, उनके पास पासवर्ड होना चाहिए, अपना KYC होना चाहिए, तो 5 मिनट में वो अपना पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। तो वो हमारी रीच है। किस तरह का बिजनेस है? और अभी जो 2 साल पीछे कोविड वाले रहे, तो क्या उसमें कुछ असर पड़ा, और अब क्या वापस रिकवर हो रहा है, उसका आइडिया दीजिए। देखिए, प्री कोविड हम बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे थे ट्रैवल में। तो ट्रैवल में अगर आप हमारा बिजनेस देखेंगे, तो हम प्री कोविड 2.5 बिलियन के करीब का ट्रांजैक्शंस करते थे प्री कोविड। अब कोविड में तो सब कुछ डेसिमेट हुआ फॉर अ पीरियड। एक टाइम ऐसा आया कोविड में, जब शुरू में कोविड हुआ, कि वो रेवेन्यू बिल्कुल ही ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया। करेक्ट। पिछले 2-3 क्वार्टर्स में वो रेवेन्यू कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है। हर क्वार्टर में बड़े नंबर ही आ रहे हैं अभी। उसका रीज़न बड़ा सिंपल है कि जैसे जैसे गवर्नमेंट एयरलाइंस को ओपन कर रही है, अभी 27 मार्च से एयरलाइंस सारी खुल जाएंगी पूरी। सो जैसे वो खुलेगा, तो हमारी पोजीशनिंग बहुत स्ट्रांग है। हमारे पास ट्रैवल में 5,17,900 एजेंट हैं। 5,17,900 एजेंट हैं, और ये एजेंट हम बहुत स्ट्रांग हैं। इंडोनेशिया में बहुत प्रॉफिटेबल हैं, वहाँ पे फिलीपींस में बहुत स्ट्रांग हैं और बहुत प्रॉफिटेबल हैं। हम लीडर्स हैं इन मार्केट्स में। इंडिया में हम कॉर्पोरेट ट्रैवल में तो बहुत बड़े लीडर और हैं। इंडोनेशिया वाले वो इंडियन कंपनी में है, या वो आपकी नेस्डेक वाली कंपनी? नहीं, वो इंडियन का सब कुछ इबिक्स कैश के अंदर सब है। इंडियन वाली कंपनी में? जो भी अच्छा। मैं कुछ यहाँ बोल रहा हूँ, सिर्फ इबिक्स कैश की बात कर रहा हूँ। ये सब कुछ इबिक्स कैश के अंडर है। तो जो हमारे ये एजेंट हैं इंडोनेशिया में, फिलीपींस में, सिंगापुर में, ऑस्ट्रेलिया में, सऊदी अरेबिया में, UAE में और इंडिया में, वो सब कुछ एक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। वो वाया की टेक्नोलॉजी है, VIA। तो वाया हमारी टेक्नोलॉजी है। सो वाया की टेक्नोलॉजी का एडवांटेज हमें ये मिलता है। देखिए, एक बहुत बड़ी डिफरेंशिएशन हमारी ये है, जब बाकी ट्रैवल प्लेयर इतना पैसा लूज कर रहे थे प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड, हम नहीं लूज कर रहे थे। उसका रीजन बड़ा सिंपल ये था, इनको सब्सिडाइज करना पड़ रहा था बिजनेस लाने के लिए। तो ये कंज्यूमर मार्केटिंग पे इनका मैक्सिमम फोकस था। और फिर ये क्या कर रहे थे कि अगर एक 100 रुपये का होटल रूम है, तो ये 60 और 70 रुपये में होटल रूम बेच रहे थे, कि ये सोच के कि हमारे को मार्केट शेयर गेन करना है। मेरी नज़र में वो अच्छा बिजनेस प्रैक्टिस नहीं है।
तो हम प्रॉफिटेबिलिटी का ही धंधा करते हैं। तो हमने हमेशा ही ये फोकस रखा कि जहां भी जाएं प्रॉफिटेबली जाएं और ठीक तरह से ग्रो करें। और वहीं पे हमने कोई सब्सिडाइज नहीं किया। हम हर चीज को, हमारे पास जो एजेंट की रीच थी वो फिजिटल है। तो एक देखिए, कोई नागपुर में एक एजेंट बैठा है, या इंडोनेशिया में अब हजारों आइलैंड हैं, उन आइलैंड में हर आइलैंड पे हमारे एजेंट बैठे हुए हैं। अब वो कोई किसी ने बुक करना है, एक तरीका है ऑनलाइन बुक करने का, एक तरीका है वो अपनी गली में, वो नागपुर की उस गली में या इंडोनेशिया की गली में वो वॉक इन करते हैं, उनको एक एजेंट दिखता है, करेक्ट, और जो इबिक्स कैश का एजेंट है, ट्रैवल बेच रहा है, वो उससे बुकिंग कर लेते हैं। वो एजेंट मेरे लिए, अगर मेरे पास 5,18,000 एजेंट है, रजिस्टर्ड एजेंट्स हैं, तो ये मेरे मार्केटिंग पीसेस हैं, मार्केटिंग माउथ पीसेस हैं। और Correct. जब ये लोग पैसा कमाते हैं, ये पैसा तभी कमाते हैं जब इबिक्स कैश कमाता है। हम अपना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट उनको देते हैं, पार्ट ऑफ द परसेंटेज। सो मेरे को मार्केटिंग में उतना पैसा नहीं खर्चना पड़ता जितना बाकी कंपनी को खर्चना पड़ता है। और वो सब एजेंट डिजिटल हैं, हमने फिजिटल बना दिया कि वो फिजिकल हैं और डिजिटल भी बना दिया। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। जो मेरा अगला सवाल था उसका जवाब यही मिल गया, क्योंकि आमतौर पर हमने देखा हिंदुस्तान में जितनी ई कॉमर्स कंपनीज है, डिजिटल कंपनीज है, वो पैसा नहीं बनाती, नुकसान में रहती। लेकिन मैं आपके DRHP में देख रहा था, फाइनेंशियल ईयर 19, 20, 21 तीनों में आपने मुनाफा बनाया है। इस साल के जो 6 महीने के नंबर्स आए, उसके नंबर्स तो अब तक के सबसे बेस्ट है मेरे ख्याल से। 6 महीने के 190 करोड़ का मुनाफा है। तो अब मुझे समझ में आया कि चूंकि आप सारे प्रॉफिटेबल बिजनेस में ही वेंचर कर रहे हैं, इसलिए एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपसे बात करके समझ में आई, आप एक्विजिशंस वगैरह करने का काफ़ी इरादा रखते हैं। मतलब कंपनी, आपने जो बताया भी कि किस तरह से आपने बस टिकटिंग कंपनी खरीदी है और बहुत सारे एक्विजिशंस भी किए हैं। साथ ही इस IPO में काफ़ी पैसा आप उसके लिए भी रख रहे हैं कि आप एक्विजिशन करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से 2200-2300 करोड़ का पैसा जो बचता है IPO का आपका बाकी काम के बाद। तो क्या, किस तरह के एक्विजिशंस आप देख रहे हैं, क्या क्या इरादा है? देखिए, पहली बात तो यह है कि मुझे लगता है कि एक CEO का एक मेन रोल होता है कैपिटल एलोकेशन का। जी, तो मैं उस रोल को बहुत सीरियसली लेता हूं, क्योंकि अगर आपका अल्टीमेट मोटिव क्या है CEO, आपका गोल है कि शेयर होल्डर वैल्यू लाना, और वो शेयर होल्डर वैल्यू लाने के लिए आप रेवेन्यू ग्रोथ देखते हैं, आप EPS ग्रोथ देखते हैं, और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखते हैं। मेरी नज़र में, मैं हमेशा, ये तो मेरे करियर का रिकॉर्ड है कि 22 साल में कोई ऐसा महीना नहीं गया, कोई ऐसा क्वार्टर नहीं गया जहां हमने प्रॉफिट ना कमाया हो। अच्छा, मेरा ये 22 इयर्स का सीक्वेंशियल ग्रोथ का रिकॉर्ड है एज अ पब्लिक कंपनी, रनिंग अ पब्लिक कंपनी। ये मेरा रिकॉर्ड है, मैं उसके बिना धंधा करता ही नहीं हूँ। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि प्रॉफिट कमाने में कोई शर्म नहीं है। मैं बड़ी खुशी से करता हूँ, प्रॉफिट कमाता हूँ, और बोल के कस्टमर्स को बोलता हूँ कि देखिए, मैं तो 30% का अपना मार्जिन करना चाहता हूँ, ये मेरा गोल है। अब कई बार नहीं कर पाता हूँ, पर कोशिश यही है हमारी। ठीक बात है। तो हैविंग सेड दैट, जब हम एक्विजिशन के लिए जाते हैं तो मैं एक कंट्री बाय कंट्री एक स्ट्रेटजी बनाता हूँ बिजनेस के बेस पे, कि अगर मैं एक फ्रांस में घुसने जा रहा हूँ और मैं इबिक्स कैश को सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ, तो वो आउटसाइडर होके नहीं सक्सेसफुल हो पाएगा। अगर एक फ्रेंच इंश्योरेंस कंपनी से डील करना है या फ्रेंच बैंक से डील करना है, तो फ्रेंच लोकल रिलेशनशिप मुझे चाहिए। करेक्ट। और मुझे वो उनके कल्चर में घुसना है एक कंपनी को, तो वो कैसे करूं? तो मैं एक लोकल कंपनी एक्वायर करूंगा जिसका कि फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स हो, उस कंपनी में कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हो, उन प्रोडक्ट्स के थ्रू मैं अपने क्रॉस सेल करूंगा अपने इबिक्स कैश के प्रोडक्ट। तो पहले एक्विजिशन करूंगा, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे, और फिर उसमें अपने इबिक्स कैश के प्रोडक्ट डालेंगे, और अल्टीमेटली वो एक पहले इनऑर्गेनिक स्टोरी बनती है, फिर उससे इनऑर्गेनिक से एक इंटीग्रेशन स्टोरी बनती है, फिर उस इंटीग्रेशन स्टोरी से फिर एक ऑर्गेनिक स्टोरी बनती है, बिकॉज उसको हम ग्रोथ पे ले जाते हैं। सो दिस इज, वो मेरा एक बेसिक प्लान है। और उस एरिया में फाइनेंस में बहुत सी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एक बड़ा एरिया है मेरे लिए एक्विजिशन के लिए, इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी एरिया है, पेमेंट सॉल्यूशंस में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं बहुत सी दुनिया के बहुत से एरियाज में। सो वो हर ज्योग्राफी पे डिपेंड करता है, मगर ये सब कुछ इंडिया से चलेगा। ये सब कुछ इबिक्स कैश से चलेगा। जो भी हम करेंगे किसी भी देश में या इंडिया में, सब कुछ एक कंपनी होगी, सेंट्रल इबिक्स कैश, जिसमें कि पूरा फाइनेंस, HR, एडमिन, टेक्नोलॉजी सब कुछ यहीं पे सेंट्रलाइज होगा, यहीं होगा, और हेडक्वार्टर्स भी यहीं होगा। ओके, ये आइडिया। अच्छा, अब एक चीज़ आमतौर पर जनरली इस तरह के IPOs जो आते हैं, इस तरह की कंपनियां जो आती है, आम इन्वेस्टर को समझ में कम आता है, अलग ज़माने के बिजनेस है ना। सो वैसे आपने बिजनेस मॉडल सारे समझाए।
आप ये कह रहे हैं कि ये कंपनी इबिक्स कैश है, ये पिछले 22 क्वार्टर से प्रॉफिटेबल है। ईबिक्स कैश तो कंपैरेटिवली नई नई कंपनी है, कंपनी, जो हाँ। पेरेंट की बात कर पेरेंट रहा कंपनी था। वो, ईबिक्स हाँ। जो मैं एज अ पब्लिक कंपनी रन कर रहा हूँ, वो 22 साल से, सॉरी, हाँ। 88 क्वार्टर हो गए मुझे अब। वाह, ओके। 88 क्वार्टर का रिकॉर्ड है और मेरा। ये कंपनी 3 साल के रिकॉर्ड तो मेरे पास में है प्रॉफिटेबल, शुरू से प्रॉफिटेबल। आप अगर 2001 में हमने ईबिक्स सॉफ्टवेयर इंडिया शुरू की, जो अब ईबिक्स कैश का नाम है, आप उसको ट्रैक कर लीजिए। मेरे पास अभी मैट क्रेडिट है ईबिक्स कैश में, आई थिंक 300 या 350 करोड़ मतलब के, मेरे को आपको नंबर कैश नहीं बंद याद करना ही अभी, नहीं है। प्लीज मुझे होल्ड नहीं करेगा नंबर्स पे, ठीक बात मगर एक बड़ा नंबर है जो मैट क्रेडिट का मेरे पास पड़ा हुआ है। तो इतना टैक्स हम पे कर चुके हैं ईबिक्स कैश में, तो हर महीना हर क्वार्टर हमने प्रॉफिट कमाया है ईबिक्स कैश में। अच्छा रॉबिन, आखिरी सवाल आपसे ये कि 6,000 करोड़ आपने टेंटेटिवली आपने आईपीओ साइज रखी है, राइट? कब तक आपका आईपीओ लाकर लिस्ट होने का इरादा है? देखिए, वो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड बताएंगे कि जब वो अप्रूव करेंगे तो उसके बाद हम महीने में या 45 दिन में हमारी कोशिश होगी कि हम एक आईपीओ लाएं। तो ये पूरा प्राइमरी है जी, इसमें कोई भी सेकेंडरी नहीं है। कोई अच्छा, भी आप कोई स्टेक नहीं बेच रहे? कोई स्टेक नहीं बेच रहा, कोई निकलने की कोशिश नहीं कर रहा। अच्छा। सबके इंटरेस्ट अलाइंड हैं, तो ये 100% प्राइमरी है इशू। क्या बात है। तो मतलब नहीं तो आमतौर पर आजकल डिजिटल और ई कॉमर्स कंपनियों में ये है कि प्रमोटर या फिर प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर अपनी स्टेक काफ़ी बेचते हैं। जी, क्यों नहीं बेचना चाहते? बड़ी प्रॉफिटेबल इसीलिए? देखिए, आप मुझसे पूछिए तो मैं तो चाहूँगा कि जितना इस कंपनी का मैं पोर्शन ले सकूँ, मैं उतना लेना चाहूँगा। nice. मैं बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ इस कंपनी में, और मेरा पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसा ही तो रहा है। 6,000 करोड़ में कितना डाइल्यूशन होगा अंदाज से? मतलब आपकी आईपीओ के बाद आपकी हिस्सेदारी कितनी बचेगी? देखिए, मैं वो बता नहीं सकता अंडर द DRHP नाम, ठीक बात। मगर काफ़ी अच्छा नंबर होगा, बड़ा नंबर है। तो हम बहुत माइनॉरिटी स्टेक, बहुत छोटी स्टेक को डाइल्यूट कर रहे हैं। ओके, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप स्टूडियो में आए और पूरे आईपीओ पे बात की, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। उम्मीद करें कि कंपनी की जो आपकी ट्रैक रिकॉर्ड है, परफॉर्मेंस है, प्रॉफिटेबल है लंबे समय से, और आपकी नैस्डैक की कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उसी तरह की एक दमदार कंपनी ऑलरेडी आप वैसे हिंदुस्तान में बना चुके हैं, और बड़ी बनाए। थैंक यू। जैसा कहते हैं कि वो इबिक्स हर खुशी के लिए काफ़ी है। सो आई थिंक आपके इन्वेस्टर्स भी होपफुली इस आईपीओ के बाद बहुत खुश होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रॉबिन, आपका समय देने के लिए। शुक्रिया। तो ये थे रॉबिन रैना, चेयरमैन इबिक्स कैश के, बताते हुए अपनी कंपनी के आईपीओ के बारे में। कंपनी ने DRHP फाइल किया है, 6,000 करोड़ रुपए के आसपास आईपीओ लाने की कंपनी की है तैयारी। तो इस खास मुलाकात में इतना ही। धन्यवाद।